गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर कराने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक आपका तीसरा है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। इसमें क्लास 4 तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज क्लास 5 देखते हैं कंटिन्यू। और आपका 69वीं से लेकर 39वीं तक बीपीएससी हिस्ट्री का मेंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला जा रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर का जितने भी वीडियो है वो देख लीजिए और कंटिन्यू देखते रहिए। काफ़ी ही बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो चलिए देखते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका करा दिया गया था आपका 1 से 4 तक वीडियो में, और ये क्वेश्चन नंबर 10 आज कराते हैं क्लास 5 में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारीयता पारंगत के क्या कारण थे? बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेज पद्धति की आलोक में विवेचना कीजिए। ये कब पूछा गया? 64वीं बीपीएससी 2019 में। क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारीयता पारंगत के क्या कारण थे? बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेज पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। की टू आंसर, अंग्रेजों के भारत पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय संसाधनों के दोहन और उनका निर्गमन के लिए अधिकाधिक मजदूरों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अंग्रेजों को इंडेचर पद्धति गिरमिटिया मजदूर का सहारा लेने की चर्चा करें। 19वीं सदी में बिहार से अधिकाधिक मजदूरों का इसका हिस्सा बनने के कारणों को उजागर करें। चलिए उत्तर देते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों का अनेक प्रकार से शोषण किया। जैसे ही 19वीं सदी में भारत का शासन ब्रिटिश के हाथों में प्रत्यक्ष रूप से आ गया था, फलतः धन की निकासी के साथ साथ भारत से व्यापक स्तर पर श्रमिकों के रूप में भी लोगों को भारत से बाहर जाया गया। 19वीं सदी में कई भारतीय व्यापक गरीबी और अकाल से बचने के लिए गिरमिटिया मजदूर बनने को तैयार हो गए। कुछ ने पहले अकेले यात्रा की और कुछ दूसरों ने अपने परिवारों को उन कॉलोनियों में बसने के लिए लाया जिनमें उन्होंने काम किया था। 1834 ईस्वी में गुलामी के उन्मूलन के बाद भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की मांग में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। वे अफ्रीका और कैरिबियन में चीनी जैसे उच्च मूल्य की फसलों का उत्पादन करने वाले बागानों के लिए कभी कभी बड़ी संख्या में भेजे गए थे। वर्ष 1900 में भारत की आबादी करीब 30 करोड़ थी और लगभग 3 करोड़ लोगों को ब्रिटिश द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए वर्ष 1834 से 1937 तक भारत के बाहर भेजा गया। इसके लिए इंडेचर पद्धति का सहारा लिया गया। इंडेचर पद्धति एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिसका प्रयोग श्रमिकों को कुछ भुगतान कर उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यानी यह एग्रीमेंट श्रमिक और ब्रिटिश सरकार की रिक्रूटमेंट एजेंसी के बीच बना था। इसमें दोनों पर सहमत होते थे, इसलिए तकनीकी तौर पर इसे गुलामी नहीं कहा गया। किंतु जो अशिक्षित लोग एग्रीमेंट शब्द को बोल नहीं सकते थे, इसका अर्थ क्या निकालते, इसलिए वे इसे गिरमिट कहते थे और इस पर अंगूठा लगाने वाले को गिरमिटिया कहा गया। बाद में ब्रिटिश औद्योगिकरण तथा साम्राज्यवादी प्रसार के बाद इस पद्धति को बढ़ावा मिला। साथ ही बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बाद बंगाल के किसानों व मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई, जिसका लाभ उठाकर ब्रितानियों ने तत्कालीन बिहार प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को विश्व के कई सुदूर भागों में स्थानांतरित कर दिया गया, यथा मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, कैरिबियन द्वीप, सिंगापुर और अफ्रीका आदि। परिणामस्वरूप आज भी भारतीय मूल के लोग विश्व के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं तथा विभिन्न देशों के साथ नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में भी भारत सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों के लिए विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके लिए विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और दिवसों का संचालन किया जाता है, यथा भारत का जानो कार्यक्रम, ओवरसीज भारतीयों
के लिए नागरिकता नियम, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन आदि। इस तरह इंडेंचर पत्ती के माध्यम से बिहार के लोग विश्व के विभिन्न भागों में बसे हुए हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश की इस समुद्रीय पारंगतता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, औद्योगिक क्रांति के चलते नए क्षेत्रों में ब्रिटिश बाजार की पहुंच। ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति के लक्ष्य की पूर्ति के लिए नए क्षेत्रों तक पहुंच। यहाँ नियंत्रण व कार्य करने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती थी, जिसे ब्रिटिश द्वारा भारत से पूरा किया जाता था। फलतः बिहार के श्रमिक विश्व के अनेक भागों में पहुंच गए। ब्रिटिश की कुशल नौसेना व योग्य अधिकारी के कारण यूरोप व संपूर्ण विश्व पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभाव। बागानों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता, जिसे ब्रिटेन अपने निवेशों से प्राप्त कर सकता था। वर्ष 1947 तक ब्रिटिश का एक छत्र शासन स्थापित होना। भारतीय व अन्य उपनिवेशों के शासन पर पूर्ण नियंत्रण होना। बिहार राज्य में उद्योगों का विकास नहीं हो पाने के कारण यहाँ व्यापक स्तर पर निर्धनता का व्याप्त होना तथा पर्याप्त में सस्ते और श्रमिकों की उपलब्धता के कारण गिरमिटिया मजदूरों के रूप में बिहार से श्रमिक विश्व के अनेक भागों में पहुंच गया। ब्रिटिश काल में कलकत्ता जैसे प्रसिद्ध बंदरगाह पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, जहां से बिहार के श्रमिकों को अच्छी मजदूरी का प्रलोभन देकर समुद्री मार्गों के माध्यम से विश्व के अनेक भागों में आसानी से पहुंचा दिया जाता था। यदि 2011 की जनगणना पर गौर करें तो आज भी बिहार में शिक्षा की स्थिति निम्न है और इसका जनसंख्या घनत्व बाहर में सर्वाधिक है, जबकि कृषि एवं औद्योगिक विकास दर काफ़ी नीचे है, जिसके कारण बिहार में बेरोजगारी और गरीबी आज भी व्यापक स्तर पर व्याप्त है। नतीजतन आज भी भारत के अलावे विश्व के विभिन्न भागों में ये बड़ी संख्या में उपस्थित है। इस प्रकार ब्रिटिश कालीन समुद्र पर्यटक की नीति के चलते मानव संसाधन के प्रसार को बढ़ावा मिला तथा बिहार से विश्व के विभिन्न भागों में पहुंच गए, जिनमें से आज भी अधिकतर ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। हालांकि ब्रिटिश काल में हुई समुद्र पर्यटक की नीति के पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहन देना था। की टू रिमेंबर, इंडेंचर पद्धति के मूल सिद्धांत को स्मरण में रखें, अंग्रेजों के दोहन एवं शोषणवादी नीतियों को ध्यान में रखें, बिहार से इंडेंचर पद्धति के माध्यम से मजदूरों के समुद्र पारागमन के कारणों को स्मरण रखें। ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे याद रखें कि जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिखने में सहायता मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखें। ये भी 64वीं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 है मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय श्रमिक वर्ग रेलवे, कोयला, कपास और जूट उद्योगों के निर्माण के फलस्वरूप उभरा। भारतीय मजदूर वर्ग को दो बुनियादी विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ा, एक विदेशी साम्राज्यवादी राजनीतिक शासन और दूसरा देशी पूंजीपति वर्ग, दोनों के हाथों का आर्थिक शोषण। राष्ट्रीय आंदोलन में श्रमिक वर्ग की भूमिका निम्नानुसार देखी जा सकती है। प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवादी चिंतक मजदूरों की दुर्दशा के प्रति उदासीन थे, क्योंकि वे वर्गों के आधार पर आंदोलन में विभाजन नहीं चाहते थे। विडंबना यह है कि मजदूर विनियम की पहली मांग ब्रिटेन के लंकाशायर में कपड़ों के पूंजीवादी लॉबी से हुई है। कहाँ से? पूंजीवादी लॉबी से हुई है, जो भारतीय कपड़ा उद्योग में लंबे समय तक काम करने वाले सस्ते श्रम के लिए खतरा थे। नतीजतन 1881 से 1891 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सीमित संख्या में काम के घंटे, बाल श्रम निषेध और खतरनाक मशीनरी की बाड़ लगाना शामिल था। भारतीयों से अलग थलग छिटपुट और सीमित परोपकारी प्रयास भी किए गए थे। 1870 में ब्रह्म समाज के मुखिया शशि पारा बनर्जी ने एक कामकाजी पुरुष क्लब शुरू किया। 1880 ईस्वी में एम.एन. लॉकहेंडे ने बॉम्बे मिल एसोसिएशन की स्थापना की। 1899 में पेनी सूलर रेलवे हड़ताल को तिलक, पी मेहता, डी वाच और एस.एन. सेन टैगोर का समर्थन मिला। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिकों ने व्यापक राजनीतिक मुद्दों पर संगठित वाइंडरों
के विद्रोह में भाग लिया। सुब्रमण्य शिवा और चिदम्बरम पिल्लई ने तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में हमले किए। 1907 में रावलपिंडी में आर्सेनल और रेलवे इंजीनियरिंग कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। तिलक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ी हड़ताल हुई। इस काल में समाजवादी रूढ़ियां भी उभरने लगी थी। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान और उसके बाद श्रमिकों के लिए बढ़ती कीमतों और कम मजदूरी से उत्पन्न असंतोष के लिए कई नेताओं ने अलग अलग जगहों पर नेतृत्व किया। उसी समय गांधी जी के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने श्रम में समाजवादी क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना और आर्थिक अवसाद ने श्रमिक आंदोलन की गति दी। बॉम्बे कॉटन मिल्स हड़ताल 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, रॉलेट एक्ट 1919, रेलवे हड़ताल 1919 से 21, स्ट्राइक ऑफ बेल्स की यात्रा के दौरान आम राष्ट्रवादियों ने मजदूरों में के संघर्ष में साथ दिया। चौथा, AITUC 1920 के दशक के दौरान ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के पहले प्रयास पूरे भारत में चल रहे थे। अंततः ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत ने की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय ने की थी, जबकि AITUC ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों, अहिंसा, ट्रस्टीशिप और वर्ग सोहयब पर आधारित गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था। 1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के साथ AITUC को दो समूहों में विभाजित किया गया था, सुधारवादी और क्रांतिकारी। कम्युनिस्ट सोच से अधिक प्रभाव डालने का प्रयास किया गया था। 1928 के दौरान देश ने अभूतपूर्व औद्योगिक अशांति देखी। उस समय हड़तालों की कुल संख्या 203 थी। कम्युनिस्ट जर्नल क्रांति ने लिखा, जब तक पूंजीवाद को उखाड़ नहीं फेंका जाता तब तक शांति नहीं है। पांचवा, मेरठ षड्यंत्र केस। ट्रेड यूनियन आंदोलन की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में विधायी नियंत्रण की मांग कर दी। इसमें एक पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया था, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रयासों के कारण वो यह बिल लागू नहीं हो पाया। 1929 में लॉर्ड इरविन ने श्रमिक वर्ग आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उन्हें मुकदमों के लिए मेरठ में लाए। मेरठ ट्रायल 1929 से 33 ने विश्वव्यापी प्रचार को आकर्षित किया। लेबर पार्टी ने इसे जुडिशियल स्कैंडल बताया। इसने वामपंथियों और दक्षिणपंथियों को एक साथ लाया, लेकिन इसने इस आंदोलन को भारी झटका भी दिया। छठा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 से 34 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर दमन का सहारा लिया। फिर भी 1937 में 6 प्रांतों के मंत्रियों के गठन हुआ, कांग्रेस के मंत्रियों का गठन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1938 तक ट्रेड यूनियन की संख्या बढ़कर 296 हो गई। श्रमिकों के प्रति मंत्रियों के सहानुभूतिपूर्ण रवैये से बॉम्बे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1938 का गठन किया गया। इस प्रकार बॉम्बे शॉप असिस्टेंट एक्ट 1939, बंगाल मैटरनिटी एक्ट 1939 का प्रावधान मजदूरों के हित में लाया गया। सातवां, द्वितीय विश्व युद्ध। यह हर तरफ बढ़ती कीमतों का एक और दौर लेकर आया और मजदूरी के मामले में पिछड़ गया। 1940 में AITUC ने साम्राज्यवाद या फांसीवाद के खिलाफ किसी भी तरह की सहानुभूति को ठुकराते हुए एक संकल्प बनाया, लेकिन रूस के नामी जर्मनी के खिलाफ सहयोगी बनने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। लेकिन कम्युनिस्ट प्रभाव के तहत AITUC के एक बड़े धड़े ने भी सरकार समर्थक रुख दिखाया। इसके बावजूद देश भर में व्यापक रूप से हड़तालें हुई, यहाँ तक कि बंदरगाहें भी इसके जिद में आ गए। इस हड़ताल के समर्थन में टाटा स्टील प्लांट की हड़ताल, अहमदाबाद की कपड़ा हड़ताल, बॉम्बे डॉक की हड़ताल, पोस्ट टेलीग्राफ की आदि शामिल हुए।
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रमिक वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत योगदान दिया। इसे श्रमिकों ने भारतीय लोगों के अन्य वर्गों के साथ इस स्वतंत्रता को, उनके दुखों को समाप्त करने और वे अपने सम्मानजनक जीवन की शुरुआत के रूप में देखा। चलिए 11 का ख क्वेश्चन देखते हैं। जाति और धार्मिक पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 11 के ख, जाति और उसके धार्मिक पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव। चलिए उत्तर देखते हैं। जनगणना देश के लोगों की एक आधिकारिक गणना और अन्य चीज़ों के बीच आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक और साक्षरता से संबंधित आंकड़ों का एक सांख्यिकीय संकलन है। भारत में पहली जनगणना हालांकि सीमित रूपों में 1872 में की गई थी। उसके बाद पहली पूर्ण एवं आधिकारिक जनगणना 1882 में गवर्नर जनरल रिपन के कार्यकाल में के दौरान हुई थी। ये रिपन 1842 के बारे में काफ़ी बार पीटी में आपका क्वेश्चन पूछा गया। विलियम चीजेल प्लॉडेन 1882 की जनगणना के आयुक्त है। विलियम चीजेल प्लॉडेन 1882 की जनगणना आयुक्त है। यह 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। इसमें क्षेत्र, घनत्व, धर्म, लिंग अनुपात, विवाह, आयु, भाषा, साक्षरता, शहरी ग्रामीण आबादी, प्रवासन, विकलांग व्यक्तियों, जाति और व्यवसाय आदि पर एक विस्तृत डेटा शामिल किया गया था। कुल मिलाकर कहें तो यह वर्तमान भारत की आधुनिक जनगणना का मूल आधार है, जिसका अनुसरण आज भी किया जाता है। जबकि ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी के अंत में धर्म आधारित जनगणना शुरू हुई। भारत की पहली जनगणना में गणना के लिए अंग्रेजों ने धर्म को भी शामिल किया था। वर्तमान भारत के लोगों की जाति और धार्मिक पहचान पर 1881 के बाद 1931 की जनगणना को राजनीतिक और सामाजिक रूप से गहरा प्रभाव अनेक संदर्भों में देखने को मिलता है। पहला, धार्मिक पहचान पर प्रभाव। हालांकि भारतीय समाज में धार्मिक मतभेद प्राचीन काल से ही बने हुए थे, फिर भी इसे भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले कभी भी निर्धारित और मापा नहीं गया। ब्रिटिश काल से पहले धार्मिक और सांप्रदायिक पहचान के बारे में एक सामाजिक अज्ञानता थी। धार्मिक समूह को यह नहीं पता था कि यह इतनी दूर तक बढ़ा और संख्या में इसकी ताकत क्या है। इसलिए लोगों में इसके प्रति कम सटीक और कम आक्रामक आत्म जागरूकता थी। उपनिवेशवाद ने जनगणना के माध्यम से सामाजिक अज्ञानता की आनंदमय स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। धार्मिक बहुलता एवं अल्पसंख्यक की अवधारणा 1881 की जनगणना से ही आई, जिसने भारतीय समाज को सांप्रदायिक रेखाओं के साथ विभाजित किया। यहाँ तक कि 1881 की जनगणना ने हिंदू समुदायों को विभाजित करने के साथ साथ शैव और वैष्णव जैसे उप संप्रदायों में भी विभेद कर दिया। जनगणना के आंकड़ों ने धार्मिक समुदायों के आधार पर भौगोलिक वितरण का भी पहचान कराई। 1950 में बंगाल का विभाजन धार्मिक घृणा फैलाने के लिए जनगणना डेटा के उपयोग के ऐसे उदाहरणों में से एक था। इसी तरह 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचकों का आरक्षण भी समान डेटा पर आधारित था, जिसकी नींव 1881 की जनगणना द्वारा रखी गई थी। इसके अलावा आरक्षण प्रणाली सहित धार्मिक सांप्रदायवाद और बाद की साम्राज्यवादी नीतियों भी इस पर आधारित थी। धार्मिक जनगणना के आंकड़ों ने विभिन्न धार्मिक समुदाय की जनसंख्या के आकार और वृद्धि पर एक सांप्रदायिक बहस को जन्म दे दिया। इससे बड़े क्षुब्ध होकर 1909 में UN मुखर्जी ने एक पत्र लिखा। हिंदुओं की यह एक मरणासन दौर वाली चौथी कल्पना, जिसमें उन्होंने जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए किया कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं की बनिस्बत अधिक तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, जाति की पहचान पर प्रभाव। धार्मिक पहचानों की तरह जनगणना के कार्य ने कई जातियों और उपजातियों की पहचान की, जो मुख्य रूप से 3 प्रमुख समूहों में विभाजित थे: ब्राह्मण, राजपूत और अन्य हिंदू। जिन लोगों को ब्राह्मण और राजपूतों में वर्गीकृत किया गया था उन्हें स्वर्ण का माना जाता था, जबकि अन्य को नीची जाति के लोगों के रूप में निरूपित किया गया। इस वर्गीकरण
करण ने औपनिवेशिक शासन प्रशासन को अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल पेश करने के लिए सहायता प्रदान की। यहाँ तक कि इन अनुसूचियों ने 20वीं शताब्दी के मानवीय शास्त्रीय जनगणना के आंकड़ों को एकत्र किया। इसके अलावा कुछ जातियों को दबंग अथवा खतरनाक जातियों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया था और उनकी सैन्य कीमत अन्य जाति समूहों की तुलना में अधिक थी। इसलिए जाति डेटा के आधार पर एक द्विभाजन किया गया था, जिसका उपयोग भारतीय समाज में फूट डालो और राज करो की नीति के लिए लागू किया गया था। तो दोस्तों कल क्लास 6 में देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ग। तो थैंक यू। और ये वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखिए, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है जो कि काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि दोस्तों तक आपको पहुँचे और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।